कि अगर हमारे पास कोई लीनियर स्केल है तो लीनियर स्केल में भी अगर हमारे पास मीटर स्केल है या सिंपली वर्नियर कैलिपर्स है तो हम उससे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। अब इस टॉप में अगर हम लोग देखेंगे तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एरर एनालिसिस हम कैसे करते हैं। एरर एनालिसिस का वैसे जो आप लोग करते हो लीस्ट काउंट एरर वो आपको भास्कर सर समझाएंगे, लेकिन एरर क्या होता है वो थोड़ा सा हम पहले आप लोगों को समझाएंगे और उसके बाद हम आपको कुछ सर्कुलर स्केल के बारे में भी बताएंगे। अगर देखा जाए तो इस टॉप में आप इतनी चीज़ों को देख पाएंगे। सबसे पहले आप समझ पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल एरर या जिसी को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं वो क्या होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरर्स पढ़ेंगे, जिसको हम मिस्टेक्स या ब्लंडर कब हम बोलेंगे किसी भी एरर को, या कब किस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे, या किसी एरर को कब हम रैंडम एरर में बोलेंगे, क्योंकि एरर कई तरीके से होती हैं। लेकिन हम एरर को कैटेगराइज कैसे करेंगे, हम उसके बाद उन सारी चीज़ों को भी आज की टॉप में देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे एरर तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेटा मिल रहा है, डेटा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, क्योंकि हम लोग अभी तक कंफ्यूज रहते हैं। एक्यूरेसी और प्रेसिशन को हम एक जैसा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर वो प्रिसाइज है तो एक्यूरेट भी होगा, लेकिन उसमें डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एरर्स हैं जो आप लोग डेली एक्सपेरिमेंटल लैब में देखते हो, जैसे पैरेलैक्स एरर हुआ, जीरो एरर हुआ या बैकलेस एरर हुआ, वो क्या होती हैं और कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम दो इस सर्कुलर स्केल को डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज और उसका एप्लीकेशन हम लोग मोस्टली सभी लैब में करते हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट बीएससी के हो या एमएससी के हो, स्क्रू गेज लगभग हर जगह यूज होता है। उसके बाद लास्ट रहेगा स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर में मैं एप्लीकेशंस आप लोगों को समझाऊंगा कि फर्स्ट ईयर में आप वाई वाई बेंडिंग के एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज करते हो स्पेरोमीटर को, या सेकेंड ईयर में आप जब न्यूटन्स रिंग करते हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उस मेथड को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पर्पज क्या होता है किसी भी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को करने का, तो यहाँ पर हम दो पर्पज दिखा रहे हैं। पहला तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से हो सकता है। रिसर्च पर्सपेक्टिव से आप कोई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट तब करते हो जब आपको या तो कोई नई चीज़ खोजनी होती है, या आप कोई थियरी है पहले से वेल डेवलप्ड थियरी है या मॉडल है, उसको आप दिखाना चाहते हो कि वो गलत है या सही है, उसके लिए। तो ये हमारा रिसर्च पर्सपेक्टिव पर हो गया। लेकिन अगर हम फिजिक्स लैब की बात करें तो वहाँ पर हम किसी थियरी को वेरीफाई करते हैं या किसी लॉ को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपली ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो करंट कैसे मूव कर रही है उसको हम वेरीफाई करते हैं, या थ्योरेटिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, या जेफेट का कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करते हैं, या हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। हम उन सब चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। या कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार हो चुका है उसको बार बार हम रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम लोग फिजिक्स लैब में ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का हम लोगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 4 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले जब हमें एक्सपेरिमेंट कोई अलॉट किया जाता है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम ये चाहते भी हैं आपसे कि आपको ऑब्जेक्टिव वेल क्लियर हो कि क्या ऑब्जेक्टिव उस एक्सपेरिमेंट में कहा गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम उससे क्या जानना चाह रहे हैं या किस थियरी को हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल करने आते हो तो सबसे पहले हम आपसे उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, क्योंकि तभी आपको ऑब्जेक्टिव उस एक्सपेरिमेंट का क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। या उसके बाद हम अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिल गया है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम वहाँ से मेजरमेंट्स लेंगे या ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट आएगा कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिसमें लीनियर स्केल का ऑलरेडी ज्ञान सर ने बता दिया है, सर्कुलर स्केल का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे कैसे डेटा लिया जा सकता है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पर अदर फैकल्टीज भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके पास डेटा आ गया है तो अब उस डेटा को आप किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करते हो या आप उससे कैलकुलेशंस कैसे करते हो, उन सब चीज़ों का हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। और लास्ट स्टेप होता है जहाँ पर
हम रिजल्ट को या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम कैसे वेरीफाई किए हुए हैं, या कितना एरर है उसमें। मेजरली हम लोग लिस्ट काउंट एरर की बात करते हैं, या कुछ प्लेसेस पे हम लोग परसेंटेज एरर की भी बात करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एरर होता क्या है? अगर एरर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, एरर आर अ मेजर ऑफ अ लैक ऑफ सर्टेनिटी इन अ वैल्यू। ज्ञान सर ने अभी स्टार्टिंग में लीनियर स्केल को लेकर के बात किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने दिखाया था कि एक लीनियर स्केल पर अगर पेन की लेंथ मेजर करनी हो तो वहाँ पर लिस्ट काउंट मैटर करता है कि कितना उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है, सो दैट आप उस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, लेकिन वो लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम सिंपल स्केल लेते हैं, इस तरीके की स्केल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक कैंडल है, बर्थडे कैंडल है, छोटा होता है, तो उसको अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि उसकी लेंथ क्या है, तो हम लोग करते क्या है कि पहले उसके एंड, टॉप और एंड पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, फिर उसकी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो लेंथ क्या है। अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस ये होता है कि हमें लेंथ, जब हम स्केल यूज करते हैं तो स्केल में हमें ये देखना होता है कि स्केल की लीस्ट काउंट क्या है। तो पहला एरर तो ये आता है कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, अगर वो एग्जैक्ट लाइन पर फिट कर गया तब तो वो सर्टेन वैल्यू है ऑन दिस स्केल, नॉट ऑन द एवरी स्केल। हो सकता है कि इससे ज़्यादा प्रिसाइज अगर आप स्केल ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मिल सकती है, थोड़ा सा वैल्यू एक्सीड कर सकता है या नीचे की साइड ही रह सकता है। ठीक, ये हो सकता है। तो यही जो अनसर्टेनिटी है, इसी को हम एरर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स ही हो। जैसे कि पहले एग्जांपल में किया गया है, द विड्थ ऑफ अ पीस ऑफ A4 पेपर इज इक्वल टू 210.0 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट उसका 0.5 है तो आप लिख देंगे 1 मिलीमीटर है तो आप उसको डिफाइन करते हो प्लस माइनस हाफ मिलीमीटर। ठीक, ये तो मैंने डिस्कस किया कि जब आप लीनियर स्केल से कोई वैल्यू नोट करते हो तो आप किस तरीके से उसको लिखते हो, वहाँ पर एक एरर की चांसेस होते हैं, एक अनसर्टेनिटी की चांस होती है। दूसरा, जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कर रहे हो, वहाँ पर आप कोई ड्रॉप गिर रहा है बार बार, उस ड्रॉप का वेट आप मेजर कर रहे हो, वो भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीग्राम है। लेकिन आप रीडिंग के दौरान ये पाते हो कि जितने भी ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसके अगर वेट चेक किया जाए तो 132 मिलीग्राम से लेकर के 139 मिलीग्राम पर है। तो उसको जब आप रिपोर्ट करते हो तो उस केस में आप लिखते हो कि मास ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल टू 136 प्लस माइनस 4 मिलीग्राम। अब आप यहाँ पर लीस्ट काउंट को नहीं डिफाइन कर रहे हो। तो अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से आप उन अनसर्टेनिटीज को डिफाइन कर रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि आप प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू या पॉपुलेशन वैल्यूज पर जा रहे हो, एरर को डिफाइन कर रहे हो, या आप किसी एक सिंगल वैल्यू में ड्यू टू लीस्ट काउंट क्या एरर जनरेट हो रहा है आप उसको डिफाइन करते हो। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि एरर जो है एक टेक्निकल मीनिंग है, उसका कोई क्लियर कट आप लाइन नहीं खींच सकते कि इसका मतलब एरर होता है। लेकिन एरर जैसे अब अगर हम कहें कि विड्थ ऑफ द शीट ऑफ A4 इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। ठीक, आपको प्रीवियस स्लाइड याद है, वहां पर हमने डिफाइन किया था कि जो विड्थ थी वो 210 मिलीमीटर थी। यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, तो अब ये एरर नहीं होगा, ये जो है मिस्टेक होगी, ये एक ब्लंडर है, इसको हम एरर में नहीं काउंट करेंगे। तो आप ये भी समझिए कि एरर जो है, ब्लंडर या मिस्टेक्स, वो एरर नहीं है साइंटिफिक मीनिंग में। साइंटिफिक मीनिंग में एरर जो आपकी अनसर्टेनिटीज है, केवल आप उसी को डिफाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें अगर आपकी वैल्यू गलत आ रही है तो आप उसको जो है एरर में मेंशन नहीं कर सकते। वो ब्लंडर भी हो सकता है या कोई मिस्टेक्स भी हो सकती है। ठीक, जैसे अगर 210 मिलीमीटर भी लिखे होते तो वो भी एक मिस्टेक होता। क्यों होता? ज्ञान सर ने बताया था कि अगर आप इस स्केल का यूज कर रहे हैं जहां पर उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो आपको प्लस माइनस 0.5 mm लिखना पड़ेगा, तब आपकी वो करेक्ट वैल्यू होगी, अदरवाइज वो भी एक मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। तो मिस्टेक जो है अगर देखा जाए तो रीडिंग द रॉन्ग वैल्यूज, जैसे वहाँ पर हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आप किसी रॉन्ग वैल्यू को मेजर करो, आप 200 mm की जगह 200 cm लिख दिया है, वो हो सकता है।
या प्रेसिंग रॉन्ग बटन ऑन द कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, कोई दूसरी बटन प्रेस हो गई है तो वो भी एक मिस्टेक्स में आएगी। और भी तरीके हैं, आप रॉन्ग फार्मूला यूज कर रहे हो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के, कई चीज़ें हो सकती हैं मिस्टेक्स की। तो एरर्स एस्टिमेशन जो होता है उसमें हम ब्लंडर को काउंट नहीं करते हैं। ब्लंडर या मिस्टेक्स अलग चीज़ है, एरर अलग चीज़ है, हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम देखें सोर्सेस फॉर द एक्सपेरिमेंटल एरर दो तरीके की है। एक तो है रियल मिस्टेक्स जो हम लैब में करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटर्स गड़बड़ है, ठीक, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में इस समय जो लोग डायोड कैरेक्टरिस्टिक करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलता है कैरेक्टरिस्टिक की, वो डायोड कैरेक्टरिस्टिक ना मिल करके वो एक ओम्स लॉ जैसा फील लेता है। तो वहाँ पर वो इक्विपमेंट की गड़बड़ी है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको वैसा मिल रहा है। तो पहली प्रॉब्लम वो ये हो सकती है कि इक्विपमेंट की गड़बड़ी हो सकती है, या हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो वही गलत डिजाइन में प्रिपेयर किया गया हो, उससे भी आपको गलत वैल्यूज मिल सकती हैं। वो भी एक मिस्टेक्स में काउंट होगा, ना कि वो एक एरर में काउंट होगा। इसके बाद हो सकता है कि आप रीडिंग गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने फर्स्ट ईयर लैब में ही देखा था, कुछ स्टूडेंट्स रीडिंग ले रहे थे, उन्होंने टेबल बनाया हुआ था जहाँ पर उन्होंने मेन स्केल रीडिंग 1 mm लिखा था, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग उन्होंने 45 लिखा था, और उसके बाद उन्होंने टोटल रीडिंग को लिखा था 45.1। ठीक, ऐसे भी एरर आप कर सकते हो, लेकिन वो एरर में नहीं आएगा, मिस्टेक या ब्लंडर्स में आएगा। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है, जो कि आप प्रेसिशन या आप कह सकते हो रिलायबिलिटी, जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, या ड्यू टू द लीस्ट काउंट जो आपको एरर्स जनरेट हो रहे हैं, उसको आप जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में काउंट कर सकते हो। तो अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो 3 तरीके की हम लोग एरर्स डिफाइन किए हुए हैं। पहला मिस्टेक्स और ब्लंडर्स, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, और थर्ड वन नोन एज अ रैंडम एरर्स। तो अगर हम मिस्टेक या ब्लंडर की, हमने कई चीज़ें अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे ही डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप कोई रीडिंग लेने में गलती कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग में कोई गलती कर रहे हैं, ये सारे एरर्स आपके मिस्टेक्स में आएंगे। और इसको जो है कई तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। पहला तो आप उसको बार बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि बार बार अगर आपको सेम वैल्यू आ रही है तो हो सकता है कि सिस्टमेटिक एरर्स में आए, अगर इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है। या तो ये हो सकता है कि आपको वहाँ से फाइंड आउट हो जाए कि आप यहाँ पर गलती कर रहे थे, उसको रियलाइज करके आप उसको हटा सकते हो। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 रीडिंग लीजिए और उसमें से आप देखें कुछ रीडिंग अवे फ्रॉम द ग्राफ जा रहे हैं, तो उसको भी आप हटा सकते हैं, जो कि बेसिकली आप ग्राफ प्लॉटिंग में करते हैं, आप कुछ पॉइंट को लीव आउट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि वो आपसे जब डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, मिस्टेकली आप जो है उस डेटा को रिपोर्ट किए हों अपनी फाइल में। दूसरी चीज़ है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर ये लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। इसमें जैसे आपका लीस्ट काउंट है, ठीक, वो भी एक, अगर उससे कोई एरर जनरेट हो रही है तो वो भी एक सिस्टमेटिक एरर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि दिस इज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, कांस्टेंट एरर विच अकर ऑल द टाइम एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मान लीजिए कि आपने एक स्केल लिया, ठीक, ये स्केल लिया, इस स्केल में आपको पहले से आप ये मान करके चल रहे हैं कि हर ब्लॉक में 10 सब डिविजन्स हैं, ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्लॉक में केवल 9 डिवीजन हो सकता है। अगर किसी ने केयरफुली थर्ड ईयर का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कार्नूज का जो ऑपरेटर्स है उसमें है ये प्रॉब्लम, ठीक। तो वहां पर अगर ऐसा कोई एरर है तो वो एक सिस्टमेटिक एरर है, उसको फाइंड आउट कर पाना टफ है, क्योंकि आप पहले से ये मान करके चलते हो कि हर डिवीजन में 10 सब डिवीजन होंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ में कुछ गड़बड़ी भी हो, ठीक। अगर वैसा हुआ तो वहां पर वो वैल्यू आपकी गड़बड़ रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। पहला तो ये हुआ। दूसरा, हम यहाँ पर जब ये स्केल खरीदते हैं हम पहले से मान लेते हैं कि फ्रॉम 0 to 1 ये 1 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 सेंटीमीटर से छोटी हो या बड़ी हो वैल्यू। तो अगर ये वेल कैलिब्रेटेड नहीं है तो भी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है, और जो भी एरर आएगा
वो जो है एक सिस्टमेटिक एरर में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर सिस्टमेटिक एरर देखें तो दो तरीके की एरर सिस्टमेटिक एरर होती है। पहला होता है ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर आपके पास कोई एक, जैसे आप कटरा में जाते हैं रफ खरीदने के लिए, आप कहते हो कि कितने किलो का रफ है। आप जब रफ बाई करते हो तो उस समय हो सकता है कि वो जो वेट यूज कर रहा हो वो वेट 1 kg का यूज करके वो 900 का ही वेट यूज कर रहा हो। अगर कैलिब्रेशन के कारण कोई एरर आ रही है तो आपकी हर एक रीडिंग में आएगी। वो जितनी बार 1 किलो काउंट करेगा हर में 100 ग्राम का डिफरेंस रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब वो जो वेल कैलिब्रेटेड अगर आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसमें एक तरीके का एरर तो ये हो सकता है कि उसमें जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू आपकी इस लाइन पर होनी चाहिए थी, लेकिन आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं और जो वैल्यू आपको ऑब्जर्व हो रहा है उन दोनों में सेम डिफरेंस आपको ईच टाइम मिल रहा है, तो इस तरीके की अगर एरर है तो उसको हम ऑफसेट एरर बोल सकते हैं। दूसरी स्केल फैक्टर एरर है। ये हम लोग जनरली अपनी हाइट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर अपनी हाइट कैलकुलेट करनी है, वॉल पर हम लोग एक लाइन ड्रा कर देते हैं, उसके बाद स्केल को लेते हैं 1 2 3 4 करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप स्केल देखेंगे तो स्केल में 0 यहाँ से नहीं स्टार्ट होता या 30 इस पॉइंट पर एंड नहीं होता है, तो इसके बीच में थोड़ी सी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज भी होती हैं। तो पहली तो अगर हम एक बार इसको देखेंगे तो ये एक ऑफसेट एरर आएगा, लेकिन हम इसको अगर बार बार काउंट करते हुए चले जा रहे हैं सेम स्केल से, तो ये जो एक ऑफसेट एरर है वो बार बार मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास जो ऑब्जर्व स्कोर है उससे लगातार वो वैल्यू डेविएट करती चली जाएगी, या आप कह सकते हो कि एरर जो है लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। इसके बाद रैंडम एरर भी है। रैंडम एरर मैं इसमें बाद में आता हूँ उस स्लाइड पे, पहले मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। ये बीएससी सेकेंड ईयर में कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर का डेटा है जो आप लोग बेसिकली रिपोर्ट करते हो कॉपी पे। यहाँ पर किया क्या जाता है कि आप सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हो, उसके बाद बैलिस्टिक गैलोमीटर से आप देखते हो कि उसका फर्स्ट थ्रो कितना जा रहा है। ठीक, आप हर बार चार्ज करते हो, हर बार आप उस थ्रो को मेजर करते हो। बेसिकली होना क्या चाहिए, आपने जितनी बार चार्ज किया, थ्रो किया, आपको वैल्यू एक मिलनी चाहिए। लेट अस से ट्रू वैल्यू इसकी 112 हुई, लेकिन आपको क्या होता है कि आपको हमेशा 112 mm नहीं मिलता है। आपको एक बार 112 mm मिला, 115 मिला, 120 मिला, 125, 130। आप देखते हो जो रियल वैल्यू है उसके ऊपर नीचे लगातार वैल्यूज आपको मिलती रहती हैं। ठीक, कई बार नहीं भी मिलती, आप इसलिए करते हो कि अगर हम एक ही वैल्यू लेकर के जाएंगे, हो सकता है फैकल्टी जो बैठा हुआ है वो कहे कि तुम नकल करके आए हो, इंसर्ट करके आए हो, काट देगा। तो कई बार आप फोर्सली भी वैल्यू को चेंज करते हो, वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये रैंडम एरर्स हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा भी मिल सकती है या कम भी मिल सकती है। ये इसलिए होता है, समटाइम्स आप किस तरीके से रीडिंग कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर एरर हो सकता है, क्योंकि स्केल वेरी नहीं कर रही है ना। अगर लीनियर स्केल है, अगर डिजिटल स्केल है तो मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पर वैल्यू डिफर हो रही होगी, लेकिन इस पर तो नहीं डिफर हो रही होगी। तो ये जो फ्लक्चुएशन इस तरीके की आती है इसको हम रैंडम एरर्स बोलते हैं। वापस हम प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं। दिस इज caused by the unknown and unpredictable change in the instrument, in the experiment, or you can say that in the instrument। अब कोई अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आपको बार बार मिलती है, जो कि किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर भी हो सकती है या उसके नीचे की साइड भी वो वैल्यू मिल सकती है। कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है, जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, इस ट्रू वैल्यू के ऊपर नीचे कहीं जगह पे आपको इस तरीके की वैल्यूज मिलती है। आपको मिलना एक स्ट्रेट लाइन चाहिए था, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन ना मिल करके एक क्लाउड जैसा पॉइंट्स मिलते हैं, या आप कह सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको ब्लर कर देता है। ठीक, मोस्टली जो बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जब वो कंपाउंड पेंडुलम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, मोस्टली एलटी स्क्वायर वर्सेस टी का, वहाँ पर आप लोग जानबूझकर कई बार
उसको 300 पर या 800 पर 900 पर मैच करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसमें आप देखते हो जो आपकी लाइंस आती हैं वो एग्जैक्टली एक सिंगल लाइन पर आनी चाहिए, तो आप इसी चीज़ का प्रॉफिट वहाँ पर लेते हो कि हो सकता है कि रैंडम एरर के कारण आपको वैल्यू करेक्ट पोजीशन पर नहीं मिल रही हो। ये चीज़ें आप अदर एक्सपेरिमेंट में भी करते हो, लाइक पोलरीमीटर में इस तरीके से वैल्यू रिपोर्ट की गई है कि जब आप देखते हो जब वाटर के साथ आप रीडिंग वहाँ पर लेते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बार बार आप एक ही पोजीशन पर आते हो, लेकिन आप देखें अगर आपने जो वैल्यूज रिपोर्ट करते हो वो वैल्यूज लगातार आपकी एक डिस्टर्ब या आप कह सकते हो कि रैंडम वैल्यूज किसी एक ट्रू पॉइंट के अराउंड वैल्यूज में होंगे, ठीक। या आप इसी तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म, चाहे आप डिस्पर्सिव पावर कर रहे हो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट में आप एंगल ऑफ द प्रिज्म कैलकुलेट करते हो, वहाँ पर भी आप जब रिफ्लेक्शन पॉइंट को आप कैलकुलेट करते हो तो आना हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे ही चाहिए, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उस वैल्यू को कलेक्ट किए, दूसरे साइड देखा, देन अगेन फर्स्ट साइड आए, देन सेकेंड साइड लिया, तो यहाँ पर वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्ट सेम मिलनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू रैंडम एरर आपको वो वैल्यू डिस्टर्ब मिलती है, कोई दूसरी वैल्यू वहाँ पर आपको मिलती है। ठीक, यहाँ तक तो थी कि सिस्टमेटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है। मिस्टेक्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिस्टेक्स अलग चीज़ है। तो अब जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो वैल्यूज क्या हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस हम लोग एक्यूरेसी या प्रेसिशन के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी बताता है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है या रियल वैल्यू है उसके करीब कितनी आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल रही है, वो एक्यूरेसी होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारा ट्रू वैल्यू इसके सेंटर में होना चाहिए, इसके करीब कितनी वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो हमारी एक्यूरेसी होगी। प्रेसिशन क्या होता है कि आप एक बार कोई वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट को बार बार आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको पहली वैल्यू की करीब दूसरी वैल्यू कितनी मिल रही है, या आप कह सकते हो कि हर बार आपको मिलना चाहिए 1.0, आपको मिल रहा है 2.1, 2.01, 2.5, तो ये वैल्यू 2 के करीब मिल रही है। ऑल्दो दे आर फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, लेकिन आपकी जो वैल्यू एक बार मिली है उसी के सब करीब मिल रही है, तो उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। ये तो उसको हम लोग प्रेसिशन में डिफाइन करेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू से दूर भी हो सकता है बट दे आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर ये क्लोज टू ईच अदर नहीं थी, दे आर नियर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक, तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास 4 केसेस होंगे। पहला, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट हो बट प्रिसाइज नहीं, क्योंकि आप देखेंगे सेंटर्स के पास वैल्यूज मिल रही है बट स्कैटर्ड वैल्यू है। दूसरा केस हो सकता है ना ही एक्यूरेट हो और ना ही वैल्यू प्रिसाइज हो। थर्ड केस, वैल्यू एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, जो कि आप एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हो। ठीक, और फोर्थ चीज है कि वैल्यू प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ये क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं एंड ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल गेट हियर। तो समरी ये है कि एक्यूरेसी, व्हेन देयर इज हाई एक्यूरेसी, आप ये कह सकते हो कि जब आपके पास जो वैल्यूज मिल रही है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज मिल रही है। ठीक, तब आप ये चीज़ कह सकते हो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिस्टमेटिक एरर कम है, क्योंकि तभी आपको जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज मिले। अदरवाइज या तो उसमें ऑफसेट एरर आता या स्केल फैक्टर एरर आपको वहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू हाईली प्रिसाइज है तो उसमें रैंडम एरर्स नहीं आएंगे। रैंडम की मीनिंग क्या थी, किसी एक वैल्यू के कितना अप या डाउन आपको वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगर आपको एक ही वैल्यू बार बार मिल रही है, ठीक, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि जब प्रेसिशन, हाई प्रेसिशन की बात की जाती है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रैंडम वैल्यू है वो जो है कम है। जीरो एरर्स की अगर हम बात कर रहे हैं या पैरेलक्स एरर की बात कर रहे हैं, वो जो है प्रेसिशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम आगे उन चीजों को भी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहला एरर जो हमने आपसे
पहली स्लाइड पर शो किया था वो था पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पर लाई कर रहा है। अब जरूरी ये भी हो सकता है कि अगर आप स्केल को इस साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको 4.7 के करीब दिख रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपको वो वैल्यू 4.9 दिख रही हो। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर देख रहे हो तब आपको वो स्केल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है 4.8 वो मिल रही है। अगर इस तरीके का कोई एरर है तो उसको हम लोग पैरेलक्स एरर बोलेंगे। ओके, तो पैरेलक्स एरर हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हमें कोई भी रीडिंग अगर हम ले रहे हैं, सिंपली अगर हम मीटर स्केल से ले रहे हैं या हम वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं या हम स्क्रू गेज से ले रहे हैं, तो रीडिंग हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ना कभी आप ऐसे देखते हैं या इस तरीके से देख रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की एरर्स भी जनरेट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यही एक स्क्रू गेज है, हम इसको इस तरीके से रीडिंग लें या इस तरीके से रीडिंग लें, किस तरीके से एरर जनरेट होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैरेलक्स एरर एक्यूरेसी को भी इफेक्ट करता है और ये सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में फ्लाईव्हील का एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्लाईव्हील के एक्सपेरिमेंट में जब आपको विड्थ ऑफ द रॉड कैलकुलेट करना होता है तो आप बार बार एक हाइट पर मेजर कर रहे हो, तो आप जितनी बार उस रीडिंग को लोगे तो वो आपके जो पैरेलक्स एरर आएगा वो सेम एंगल पर आएगा। अगर वो सेम एंगल पर है, एंगल बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको बार बार एक ही वैल्यू गलत मिलेगी। जैसे कि इसमें है, अगर आप एंगल नहीं चेंज कर रहे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो 4.9 के ही आसपास मिलेगी, जो कि ट्रू वैल्यू नहीं है, बट आपको बार बार वही वैल्यू मिल रही है। तो अगर इस तरीके का केस हुआ तब तो हम उसको काउंटर करेंगे सिस्टमेटिक एरर में। लेकिन अगर ये वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है, मतलब पहली बार आप इस तरीके से देखें, दूसरी बार आप इधर से देख रहे हैं, बार बार अगर एंगल चेंज हो रहा है, तब जो पैरेलक्स एरर का इम्पैक्ट आएगा वो आपके सिस्टमेटिक एरर जैसा नहीं रहेगा, वो आपके रैंडम एरर जैसा वहां पर दिखाई पड़ने लगेगा। जो भी आप डेटा शीट क्रिएट किए होंगे या जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसमें कुछ उस तरीके से वो दिखने लगेगा। तो पैरेलक्स एरर रिमूव करने के मोस्टली सबसे पहला रूल ये है कि आप हमेशा जो भी रीडिंग ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर एंगल, पैरेलल एंगल से ही लीजिए। अगर आपका ये हाइट है, आपकी आइज है, उसके जस्ट पैरेलल पर रख करके ही उस रीडिंग को लीजिए। ठीक। दूसरा ये है, जैसे कुछ आप देखेंगे अमीटर या गैल्वेनोमीटर, उसमें नीचे एक मिरर भी दिया गया होता है। अगर ये मिरर में आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर एंगल से रीडिंग नहीं ले रहे हो, उसमें पैरेलक्स एरर हो सकता है। अगर जो मिरर का रिफ्लेक्शन है और जो आपकी फ्रंट आप कह सकते हो कि निडल है, वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड वे में दिख रही है, तब आप ये मान सकते हो कि जो एरर, जो वैल्यूज आप रिपोर्ट कर रहे हो अपनी कॉपी में, वो उसमें कोई पैरेलक्स एरर नहीं है। जीरो एरर ज्ञान सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है लीनियर स्केल के लिए। अगर आप सर्कुलर स्केल भी लेते हो तो डेफिनेशन चेंज नहीं होता है, डेफिनेशन सेम है। पॉजिटिव जीरो एरर, अगर आप टेबल को मूव कर रहे हो और ये वैल्यू जीरो को क्रॉस कर जाती है, और जीरो के पहले ही टेबल स्केल जीरो मार्क एडवांस बियॉन्ड द मेन स्केल, देन यू रिपोर्ट इट लाइक अ पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जीरो जब यहाँ पर जीरो सर्कुलर स्केल की जीरो से कोइंसाइड है तब तो हम कहेंगे कि नो जीरो एरर। लेकिन अभी अगर थोड़ी सी वैल्यू बच गई है, एडवांस कर रहा है, मीन्स यहाँ पर जीरो जीरो पे हो जाना चाहिए था, लेकिन जीरो के बाद वो एक आप कह सकते हो बॉक्स और ऊपर जा रहा है, तब हम उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। अगर वो पहले ही रह जा रहा है तब हम उसको वहाँ पर निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। रूल्स सेम है उसके लिए, जैसे हमने अभी वर्नियर स्केल में डिस्कस किया था। अगर आपको टोटल रीडिंग पढ़नी है तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो आपको रीडिंग मिली हुई है माइनस जीरो एरर। जीरो एरर अगर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, वो आपके एक्चुअल रीडिंग से सब्सट्रैक्ट होगा।
जीरो एरर को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ।